हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमन वर्मा आप सभी स्टूडेंट्स का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत एक नया चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था और हमारे उस नए चैप्टर का नाम था वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आप लोगों को उस क्लास में बताया था कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, समतलीय कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है, और मैंने वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था तथा उसकी दो स्थितियों के बारे में बताया था, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को वहाँ पर समझा दिया था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उस क्लास को देख लिया होगा। क्लास के अंत में मैंने आपसे ये कहा था कि पिछले वीडियो में इसी क्रम में हम आप लोगों को आगे गॉस की प्रमेय बताएंगे कि क्या होती है और उसका प्रूफ बताएंगे। आप पिछले ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए कि गॉस की प्रमेय का प्रूफ कितनी बार पूछा गया है। मतलब इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम में, इसलिए आप इस क्लास को लीव करके नहीं जाइएगा। बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों को गॉस की प्रमेय बता दूंगा क्या होती है और उसको प्रूफ करना बता दूंगा, ठीक है। और यदि आपने इसकी पिछली क्लासों को नहीं देखा, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जो गॉस की प्रमेय होती है वो क्या होती है, किसके लिए लागू होती है। तो गॉस की जो प्रमेय होती है वो सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। किसके लिए लागू होती है? सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। और गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, या कह सकते हो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को फाई से लिखा जाता है। तो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वह उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये होती है गॉस की प्रमेय। मैंने आपके सामने नोट भी कर दिया है। देखिए, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसको अगर हम मैथमेटिकली रूप से लिखना चाहें तो हम अर्थात कह सकते हैं कि जो फाई ई होता है, यानी गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना। इसका मतलब ये है Q एक कम Q अपान में ε0, ये आपका हो जाएगा Q अपान में भाई ε0। ये होता है गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप, फाई ई इक्वल टू Q अपान ε0। इसी का प्रूफ यहाँ पर आपको इस क्लास में सीखना है और बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में ये आया है। तो आप सभी लोग जान गए कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, अच्छी तरीके से समझ गए। अब चलिए इसको प्रूफ करना हम जानते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि गॉस की प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। तो मैंने आपके सामने एक बंद पृष्ठ यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। इस बंद पृष्ठ के अंदर हम मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारा क्या है, एक बिंदु हमारा O है जिस पर प्लस Q आवेश क्या है, स्थित है। माना कि बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है। इस प्लस Q आवेश से r मीटर की दूरी पर आपका एक बिंदु P है जो कि इस गोले के पृष्ठ पर स्थित है। और इस प्लस Q आवेश से P बिंदु तक की जो दूरी है वो आपकी कितनी भाई, ये मैं मान लेता हूँ कि स्मॉल r मीटर की दूरी है। कितनी दूरी भाई? स्मॉल r मीटर की दूरी है। बताइए इतनी बात समझ में है कि नहीं? अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस बिंदु P के चारों ओर एक हम अल्प क्षेत्रफल की गणना करेंगे। मैं मान लेता हूं कि इस बिंदु P के चारों ओर एक अल्प क्षेत्रफल आपका dA है। क्या है? अल्प क्षेत्रफल आपका dA। क्षेत्रफल को A से लिखा जाता है, अल्प क्षेत्रफल को हम dA से लिखेंगे। मान लेता हूं कि जो ये आपका पूरा गोली पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल A है और इस गोले के पृष्ठ पर एक हमने अल्प गोली पृष्ठ माना है जिसका क्षेत्रफल कितना है भाई? dA है। तो अगर हम इस गोली पृष्ठ के इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दें तो मैंने आप लोगों को घन कोण की परिभाषा से बताया है कि किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। चूँकि ये आपका गोली पृष्ठ जो है वो आपका अल्प है, इसलिए इस बिंदु O पर जो आपका कोण बनेगा वो भी अल्प बनेगा। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि गोली पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? घन कोण। घन कोण को हम लिखते हैं किससे भाई? ओमेगा से। चूँकि यहाँ पर जो आपका गोली पृष्ठ वो अल्प है तो कोण जो होगा वो अल्प होगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे डी ओमेगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका अल्प गोली पृष्ठ था। इस अल्प गोली पृष्ठ के कारण इस गोले के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो अल्प बनेगा। और आपको पता है कि गोली पृष्ठ के कारण गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम घन कोण कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डी ओमेगा से लिखा। इतनी बात क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो गोली पृष्ठ है, मैंने आपको क्षेत्रफल वेक्टर की परिभाषा में बताया था कि
पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो इस अल्पगोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो क्षेत्रफल से बाहर होगी, अभिलंबवत। ये आपकी मान लीजिए क्षेत्रफल वेक्टर डीए की दिशा हो गई। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आपका बिंदु आवेश क्यों है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। तो हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना आपको बताया है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको मैं मान लेता हूँ कि वो E है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी वेक्टर E है, जिसकी जो दिशा है वो OP के अनुदिश है, यानी बाहर की ओर है, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। मान लेता हूँ कि जो क्षेत्रफल वेक्टर D है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके बीच का एंगल जो है वो आपका कितना भाई थीटा है। मान लेता हूँ कि वो एंगल आपका भाई थीटा है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे कि जो ये आपका हमने गोलीय पृष्ठ माना है, अल्पगोलीय पृष्ठ माना है, इस अल्पगोलीय पृष्ठ के कारण क्या निकालेंगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पहले तो जो मैंने थ्योरी बताई है उसको एक बार और सुन लीजिए। मैंने एक बंद पृष्ठ माना है, इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु O माना जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P माना है, ठीक है। और इस बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल की हम क्या करते हैं, रचना करते हैं, और अल्पांश क्षेत्रफल को मैंने बोला कि हम डीए से लिखेंगे। ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को हम यहाँ पर मिला देते हैं। तो इस गोलीय पृष्ठ के द्वारा इस गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उससे घन कोण कहते हैं। क्योंकि गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है भाई, डीए है, यानी अल्पगोलीय पृष्ठ है। तो यहाँ पर जो आपका घन कोण बनेगा वो भी आपका अल्प बनेगा। क्लियर इतनी बात। उसके बाद हमने बताया कि क्षेत्रफल वेक्टर की परिभाषा से किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा उस पृष्ठ से बाहर की ओर होती है। तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा आपकी इस पृष्ठ से बाहर की ओर हो गई। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी बिंदु P पर आपकी मान लीजिए वेक्टर E है। तो वेक्टर E और जो डीए वेक्टर के बीच का कोण है उसको मान लिया कि थीटा है। अब यहाँ पर हम इस अल्पगोलीय पृष्ठ के कारण क्या निकालेंगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः उतना चीज लिख लेना जितना मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्लेस हमारे पास नहीं है। ठीक, जितना आप लिख पाना उतना ही अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर लिखेंगे अतः क्षेत्रफल अवयव कौन सा क्षेत्रफल अवयव है, ये आपका क्षेत्रफल अवयव है। इसको हमने बोला है डीए के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका कितना होगा भाई, अल्प होगा। क्योंकि जब ये आपका पृष्ठ जो है अल्प है तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी अल्प होगा। तो वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं। अल्प के लिए यहाँ पर डी लगा देंगे। तो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू डी ए होगा। लेकिन ई डी ए के बीच का जो कोण है वो थीटा। तो मैंने कहा था जब ई और ए के बीच का जो कोण हो वो थीटा हो तो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है, ई इंटू डी ए और इंटू में कॉस थीटा होता है। क्यों, क्योंकि देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल भी सदिश राशि है, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आपको पता है कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपका ऐसे होता है, ए बी कॉस थीटा, कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर कॉस थीटा आपका लग गया, जहाँ थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच का एंगल, क्योंकि यहाँ पर एंगल आपका थीटा बन रहा था। क्लियर इतनी बात। अब आपने क्या किया, निकाल लिया कि क्षेत्रफल अवयव डी ए के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। उसके बाद अगले स्टेप में आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिंदु आवेश प्लस क्यों है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने निकाली है। लिखोगे बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर बिंदु आवेश कौन सा है आपका, प्लस क्यों। बिंदु आवेश प्लस क्यों के कारण बिंदु P पर, किस बिंदु पर भाई, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई, ई होती है। ई इक्वल टू आपने निकाला था पहले चैप्टर में, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो ये ई का मान है वो उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। यहाँ पर क्या लिखोगे कि ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर थोड़ा लाइन मिलने नहीं देना। ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारी
डी फाई ई इक्वल टू, ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में भाई आर स्क्वायर। देखिए ये ई का मान हमने यहाँ पर रख दिया और इनटू में कितना है आपका डी ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा ये डी फाई ई इक्वल टू आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इनटू में क्यू, और इसको हमने पास थोड़ा लिख लिया डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। इसी चीज़ को हमने थोड़ा ऐसे लिख लिया है बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं किया है। देखिए एक घन कोण में मैंने आप लोगों को 3 सूत्र नहीं बताए थे, 2 सूत्र बताए थे। एक सूत्र और होता है घन कोण जो डी ओमेगा का मान होता है वो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये सूत्र मैंने नहीं बताया था तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये तीसरा सूत्र था। वैसे मैंने डी ओमेगा बराबर डी ए अपन आर स्क्वायर बताया था, लेकिन कोण जब थीटा होता है तो यहाँ पर जो आपका घन कोण होता है यहाँ पर लिख लेना बगल में कि चूंकि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर। इस सूत्र को भी उस परिभाषा में जोड़ लेना भाई आप, ठीक है, ये यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही लिखोगे चूंकि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा आर अपन आर स्क्वायर, तो डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसके स्थान पर आप लिख सकते हो डी ओमेगा। तो ये मैंने क्या किया, इस अल्पगोलीय पृष्ठ के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। लेकिन चूंकि हमें तो इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा में बोला गया है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख लीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला भाई वैद्युत फ्लक्स। आप जानते हो जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे तो क्या कर देंगे, ये जो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसका समाकलन कर देंगे। तो चलिए इसका हम समाकलन कर देते हैं। इधर थोड़ा सा हम रफ करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इधर ये चीज़ जो है आप नोट कर लीजिए, जो प्रमेय है इसको हम यहाँ पर रफ कर देंगे भाई, ठीक। तो इसको आगे चलिए अब आपको हम प्रूव करना बताते हैं। अब आगे कैसे आप सॉल्व करोगे। गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा, ये जो डी फाई ई आया है आपका, डी फाई ई आया है, इसका हम समाकलन कर देंगे, बंद समाकलन कर देंगे। बंद का मतलब संपूर्ण समाकलन। और डी फाई ई का मान कितना है आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना है क्यू, और ये आपका है डी ओमेगा। तो इसका भी बंद समाकलन हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि डी एक्स का समाकलन कितना होता है भाई, एक्स होता है। उसी प्रकार यहाँ पर डी फाई ई का समाकलन कितना हो जाएगा, फाई ई, जहाँ पर फाई ई क्या हो जाएगा, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू, इसमें से देखिए कांस्टेंट पद कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों। हमने कहा था कि कांस्टेंट कैसे पहचानते हैं, जैसे यहाँ पर डी लगा है उसके बाद ओमेगा, इसका मतलब ओमेगा के सापेक्ष समाकलन होगा। तो ओमेगा के पदों में कोई है अगर यहाँ पर पद तो रखिए पद, और नहीं है तो सब बाहर कर दीजिए। तो कोई ओमेगा के पदों में तो सब बाहर हो जाएगा, और केवल यहाँ पर डी ओमेगा का समाकलन हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को घन कोण की परिभाषा में बताया था कि डी ओमेगा का जो बंद समाकलन होता है वो आपका 4 पाई होता है, ठीक है। हमने अच्छे से बताया, आप देख लीजिए पिछला वीडियो। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद समाकलन आप डी ओमेगा इक्वल टू होता है 4 पाई। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तब देखिए आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, इसका मान होता है 4 पाई। ये भैया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो हो गया वो क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट हो गया। यही तो गॉस की प्रमेय थी, जरा बताइए गॉस की प्रमेय यही तो थी, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही चीज़ यहाँ पर आपको प्रूफ करना था, जो कि आपका प्रूफ हो चुका है। हमने इसमें कुछ किया नहीं है, कोई विशेष काम नहीं किया है। मैंने आपको ये बताया कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक जो है बंद पृष्ठ लिया, और इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु ओ लिया जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लिया, ठीक है। इस बिंदु पी के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल की हमने रचना कर दी। उसके बाद हमने जो ये आपका पृष्ठ है इसके सिरों को हमने बिंदु ओ से मिला दिया, और हम जानते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ के कारण गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम घन कोण कहते हैं। तो ये आपका कोण हो गया कितना, डी ओमेगा हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, चूंकि ये आपका गोलीय पृष्ठ था
आपको पता है क्षेत्रफल वेक्टर की परिभाषा से कि क्षेत्रफल वेक्टर में ये बताया गया कि किसी पृष्ठ के जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो पृष्ठ से बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर जो ये गोलीय पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर हो गई, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई वो आपकी E हो गई, उसकी भी दिशा बाहर की ओर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद E और DA के बीच का एंगल कितना हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा। तब इस अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा होता है, सभी को पता है। जहाँ थीटा क्या होता है, ई और डी ए के बीच का एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पर ई और डी ए के बीच का एंगल थीटा है, इसलिए ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो गया, समीकरण 1 माना। और दूसरी बात, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। हमने सीखा है एक डेरिवेशन, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/4πε0 क्योंकि इस बिंदु ओ से पी तक की दूरी r थी, इसलिए यहाँ पर r² लिखा। क्लियर, इतनी बात, कुछ नहीं किया, इस ई का मान उठा के यहाँ पर रख दिया, और जैसे मैंने ई का मान उठा के यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर देखिए डी ए कॉस थीटा अपन r² आ गया। घन कोण की परिभाषा में डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपन r² होता है, और डी ओमेगा बराबर डी ए अपन r² भी होता है। क्योंकि यहाँ पर कोण थीटा है इसलिए यहाँ पर कॉस थीटा लग गया। ठीक है, यदि यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो डी ए कॉस 0 अपन r², तो ये डी अपन r² हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, थोड़ा सा नया सूत्र है, उसी परिभाषा में ऐड कर लीजिएगा। तो डी फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यों अपन इसका मान डी ओमेगा बराबर डी ओमेगा कर लिया। फिर यहाँ पर चूंकि ये मैंने अल्प पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला था, और हमें इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना था, इसलिए इसका क्या कर दिया भाई, समाकलन कर दिया। तो देखिए यहाँ पर डी फाई ई का समाकलन हो गया, डी फाई ई का मान ये था, इसका डी फाई ई का समाकलन फाई ई हो गया, जैसे डी एक्स का एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4πε0 क्यों बाहर हो गया। डी ओमेगा का बंद समाकलन घन कोण की परिभाषा में मैंने बताया था कि 4 पाई होता है, 4 पाई मैंने मान रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई ई इक्वल टू हो गया क्यों अपन ε0। यही गॉस की प्रमेय है, या यही गॉस की प्रमेय का कथन है, जिसको मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से गॉस के प्रमेय को प्रूव करना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को गॉस के नियम के अनुप्रयोग बताऊंगा। चलिए फिर आपको नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।